हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता बाल मनोविज्ञान का विषय विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो विषय है मेन प्रश्न पत्र बाल मनोविज्ञान उसका अध्ययन करेंगे। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने से पहले हमें जानना होगा कि बाल मनोविज्ञान है क्या, बाल मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई कैसे है और ये कैसे यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान। तो यहाँ बाल मनोविज्ञान में दो शब्द आ रहे हैं, एक बाल और एक मनोविज्ञान। जैसे हम अगर इंग्लिश में अगर इसको लिखना चाहें तो इसको चाइल्ड साइकोलॉजी बोल सकते हैं, यानी चाइल्ड मीन जो होता है बच्चा और साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। तो चाइल्ड के बारे में, बच्चों के बारे में हम पढ़ेंगे भी, जानते भी हैं और उसको पढ़ेंगे भी शैशवावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें जो मनोविज्ञान शब्द जुड़ा है आखिर वह क्या है, उसका उपयोग कैसे होता है, हम ये सबसे पहले जानेंगे कि मनोविज्ञान का उपयोग कैसे होता है, मनोविज्ञान शब्द आया कहाँ से है और कैसे यह इस बुक में इसका यूज होता है, कैसे हम पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र से हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसकी जो जननी है वो दर्शन शास्त्र है, यानी दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा कंफर्म होता है कि अगर कभी पूछता है कि मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, जो कि 16वीं शताब्दी में यह इसकी उत्पत्ति हुई थी। पहले ये दर्शन शास्त्र का अंग था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको दर्शन शास्त्र से अलग करके एक नया नाम दिया गया, मनोविज्ञान। अब कोई भी नाम जब हम देंगे तो उसके अर्थ को हमको समझना होगा। मनोविज्ञान नाम देना ही काफी नहीं है, मनोविज्ञान है क्या। अब जब तक हम यह लोगों को नहीं बताएंगे तब तक कंफर्म नहीं होगा कि आखिर क्यों दर्शन शास्त्र से इसको अलग किया गया और क्यों इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान को यहाँ एक क्वेश्चन आपका पहले निकल गया कि मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो दर्शन शास्त्र। और एक क्वेश्चन और बन गया आपका कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 16वीं शताब्दी में और 1590 में, यानी 1590 में एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, रुडोल्फ गोएकल। एक मनोवैज्ञानिक है रुडोल्फ गोएकल, जिन्होंने मनोविज्ञान की सबसे जो मनोविज्ञान शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यानी अगर यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रुडोल्फ गोएकल ने किया था और 1590 में। उसके बाद अरस्तु एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा क्या कि अब इसकी उत्पत्ति तो हो गई है, लेकिन इसका नाम, इसका अर्थ कैसे समझेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे कि यह है क्या। तो कई बार इसके लेकर के मनोवैज्ञानिकों का बैठक हुआ। तो सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों का जब बैठक हुआ तो उसमें कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है, जिसमें अरस्तु थे, प्लेटो थे और डेकार्टे थे। यानी इन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यानी जो मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, साइकी और लॉगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना होता है।
यानी 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे के द्वारा क्या कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है और इसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। लेकिन फिर इस पे मनोवैज्ञानिकों का मतभेद हुआ। मनोवैज्ञानिक इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किए कि हम आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं जिसका ना कोई स्वरूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है। यानी हम आत्मा के रंग, रूप, आकार को हम नहीं जानते हैं तो कैसे हम आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं। पहली बार जब अरस्तु चूंकि एक दर्शन शास्त्री भी था और जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, तो वहां से आत्मा का जुड़ा था। क्योंकि दर्शन शास्त्र एक बहुत बृहद विषय है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। दर्शन शास्त्र आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का जो है अध्ययन करता है और आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है, इसका अध्ययन कराना सिखाता है। तो अरस्तु चूंकि दर्शन शास्त्री था, यानी जब दर्शन से वो अलग हुआ तो सबसे पहले उसने मनोविज्ञान की यह परिभाषा दी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन यह अस्वीकार किया गया। अस्वीकार का कारण भी आपको बता दिए कि हम आत्मा के रंग, रूप, आकार को हम नहीं जानते हैं और जब तक किसी के रंग, रूप और आकार को हम नहीं जानेंगे तब तक उसका हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 17वीं शताब्दी में इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे, इटली के मनोवैज्ञानिक थे पंपोलॉजी। इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे पंपोलॉजी। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वह मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन इस पे भी क्या हुआ, इस परिभाषा को भी अस्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि इस परिभाषा को अस्वीकार किया गया क्योंकि जिस प्रकार हम आत्मा के रंग, रूप, आकार और स्वरूप को नहीं जानते हैं, उसी प्रकार मन के आकार, रंग और स्वरूप को हम नहीं जानते हैं। यानी जो चीज आत्मा के विज्ञान में, जिस कारण आत्मा का विज्ञान अस्वीकार हुआ परिभाषा, उसी आधार पे मन और मस्तिष्क का जो विज्ञान था, मनोविज्ञान, उसको भी अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि हम ना मन का स्वरूप निर्धारण कर सकते हैं, ना मन का रंग निर्धारण कर सकते हैं, मन का ना रूप निर्धारण कर सकते हैं। ये तीनों चीज हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया जो पंपोलॉजी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया, जिसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जैसे विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स इसको चेतना का विज्ञान कहे और कहे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है और मनुष्य की मस्तिष्क क्रियाओं को केवल चेतन मन प्रभावित करता है। मनुष्य की जो मस्तिष्क को केवल चेतन मन प्रभावित करता है। जबकि सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई है, एक चेतन मन, एक अचेतन मन और एक अचेतन मन। चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो मन की 3 अवस्थाओं को बताया और इसमें क्या कहा गया है कि यह मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जिसमें मनुष्य की मस्तिष्क क्रियाओं को केवल चेतन मन ही प्रभावित करता है। लेकिन सिगमंड फ्रायड के अनुसार कितने मन? 3, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन मन के अलावा अर्धचेतन मन और अचेतन मन भी मनुष्य की मस्तिष्क क्रियाओं को प्रभावित करता है। कैसे? चेतन मन जो ज्यादातर हम आजकल यूज करते हैं, जो हम अपने व्यवहारिक जीवन में जो जिस्म का उपयोग करते हैं, चेतन मन होता है। अचेतन मन ऐसी मन की वह अवस्था है जहां पे अगर कोई चीज अगर चला जाए तो हमें याद नहीं आता है, हम भूल जाते हैं उस चीज को। ठीक है, उसका बहुत ही कम प्रतिशत उपयोग होता है। जबकि अर्धचेतन मन का भी उपयोग होता है, जिसमें क्या होता है, याद दिलाने पे कभी कभी कुछ चीजें याद आ जाती हैं। यानी अर्धचेतन मन में कभी कभी
कभी कुछ चीज़ों को याद दिलाया जाए तो याद आ जाती है। जैसे परीक्षा हाल में हम बैठे हैं और क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर हम जान रहे हैं, लेकिन जानते हुए होता क्या है, कभी कभी कहते हैं हम लोग कि अगर एक लाइन हमको पता चल जाए तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। अगर एक लाइन हमको पता चल जाए तो आगे का सारा मैटर लिख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन बस याद आ जाए, एक लाइन याद आ जाए, और कहीं से थोड़ा सा हिंट मिल जाता है तो हिंट मिलने के बाद हम वो क्वेश्चन का आंसर पूरे अच्छे तरीके से दे देते हैं। यही अर्ध चेतन मन। तो हम यह देख रहे हैं कि चेतन मन के अलावा अचेतन मन और अर्ध चेतन मन भी मनुष्य की मस्तिष्क क्रियाओं को प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार यह कथन भी क्या हुआ, असत्य हुआ। और इसी समय विलियम वुंट ने 1889 में प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना किया था। इसी समय 19वीं शताब्दी में 1879 में यह प्रयोग करने के लिए विलियम वुंट के द्वारा 1879 में मनोविज्ञानशाला यानी प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना की गई थी। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से हमेशा पूछता है कि प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसने की थी, तो विलियम वुंट। और प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना कब की गई थी, तो 1879 में। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे क्रम में बढ़ते हैं तो मनोविज्ञान की जो अवधारणा हुई वह व्यवहार का विज्ञान हुआ। यानी 20वीं शताब्दी में इसको एक मनोवैज्ञानिक थे वाटसन, एक मनोवैज्ञानिक थे वाटसन। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, यानी किसी भी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करके हम उस मनुष्य का अध्ययन कर सकते हैं। और हालांकि यह अभी तक यह प्रचलित है, अभी तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। कहा जाता है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, क्योंकि किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का या किसी भी जीव का हम ना तो आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं, ना उसके मन का अध्ययन कर सकते हैं, ना ही उसके चेतना का अध्ययन कर सकते हैं, बल्कि उसके द्वारा किए गए व्यवहारों के आधार पर ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। दरअसल अगर कोई एक व्यक्ति है, चाहे कोई बालक ही अगर क्लास में हमारे बगल में आके बैठ जाए तो हम उसके बारे में यह नहीं बता सकते हैं कि वह बालक चाहे वह व्यक्ति कितना तेज है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, वो या तो पढ़ने में कितना तेज है, चाहे अरे वह क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति है या नॉर्मल स्वभाव का व्यक्ति, हम डिसाइड नहीं कर सकते। कब तक डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जब तक उस बालक या उस व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने कोई एक्टिविटी ना किया जाए, कोई व्यवहार ना किया जाए। अगर क्या होता है, अगर कोई बालक ही है और बहुत ज्यादा क्या उसके चेहरे को देखते हैं लाल हो जाता है, हर छोटी छोटी बातों पे क्या होता है उसका मुंह बन जाता है, तो हम उसके उसी स्वभाव से क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि यह बालक क्रोधित स्वभाव का है। तो यही परिभाषा आपका स्वीकार किया गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि हम मनुष्यों के व्यवहार के आधार पे ही उसका निर्धारण कर सकते हैं। हालांकि आज आपके मनोविज्ञान की हम उत्पत्ति को बताना था और मनोविज्ञान को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या कथन कहा गया था, यह हमको बताना था। आज के क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू।